बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राधापुरम के बीजेपी कैंडिडेट थिरु एसपी बालाकृष्णन, my friends, I would like to say that your candidate is very dynamic and very humble candidate, Radhakrishnan ji. First of all, Tamil Makkalukku and Idayam Kaninda Vanankangal. எல்லோருக்கும் என் இதயம் கனிந்த நல் வணக்கங்கள். मेरे बहनों भाइयों, यहाँ के वीरों ने फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1908 का प्रसिद्ध तिन्ने वैली केस आज भी लोगों के मन में पैट्रियटिज्म की भावना पैदा करता है। 1908 ஆண்டு இந்த திருநெல்வேலி மாநகரில் ஒரு பரீட்சை நடந்தது. तमिलनाडु के साथ डीएमके ने बहुत बड़ा धोखा किया है। तमिलनाडु में डीएमके ने तमिलनाडु के साथ बहुत छल किया है। आज तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं रह गई है। क्राइम बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम बोर्ड की एक रिपोर्ट यह बताती है सर्वाधिक अत्याचार, जुल्म यदि और क्राइम यदि कहीं पर बढ़ा है तो तमिलनाडु में बढ़ा है। दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े। ये आंकड़े डीएमके सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। இங்கு திமுக ஆட்சி ஒரு மோசமான ஏமாற்றத்தை நமக்கு தந்துள்ளது. அது இங்கு பல கிரிமினல்கள் மற்றும் பல தீய சக்திகளை உருவாக்கி இந்த தமிழ்நாட்டிலே எல்லாருடைய மனதிலும் இங்கே ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த திமுக அரசு. डीएमके के शासनकाल में लोग अपने को इनसिक्योर्ड महसूस कर रहे हैं। आज मैं बड़े ब्रदर्स सिस्टर्स आप सबसे अपील करने आया हूं, एक बार फैसला करिए। यहां की डीएमके की सरकार को बदलना है और एनडीए की सरकार को तमिलनाडु में हमें लाना है। நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மோசமான திமுக அரசை நீங்கள் நிறுத்தி பார்க்க வேண்டும். அது உங்களுக்கு தேவையா இல்லை அதை மாற்ற வேண்டுமா என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும். இங்கு डीएमके के एमएलए, डीएमके के मिनिस्टर लगातार यहां करप्शन कर रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। साथियों, मद्रास हाई कोर्ट ने भी यहां के एक मंत्री और उनकी पत्नी को इनकम से अधिक प्रॉपर्टी होने के मामले में उनको दोषी ठहराया था। और यहां का एक और मंत्री का नाम लंबे समय से सैंड माइनिंग से जुड़ा रहा है। இங்கே திமுக எம்எல்ஏகளும் மந்திரிகளும் பல ஊழல்களை செய்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் பல வழக்குகள் இருக்கின்றன. அதுபோல அவர்களது புதல்வியும் இங்கே பல வழக்குகளை சந்தித்து இந்த குற்றத்தை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में यह इलीगल माइनिंग से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अर्निंग यहां के मंत्री और विधायकों ने की है। இந்த பகுதியில் அவர்கள் மைனிங் கனிமங்களை விற்று பல கோடி 5,000 கரோர் 5,000 கோடிகளை தப்பு செய்து அவர்கள் களவாக செய்து வைத்துள்ளார்கள். तमिलनाडु में डीएमके सरकार के एक मिनिस्टर और उनके परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग तक के एलिगेशंस लग चुके हैं. இங்கே அவர்கள் பண மோசடிகளையும் அதிகமாக செய்து இங்கே ஊழலை செய்திருக்கின்றார்கள். और डीएमके के एमएलए अस्पतालों पर किडनी तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन एक वीडियो में वो एमएलए यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें
रोल्स रॉयस खरीदना है, हमें और किडनी चाहिए। அவர் இவர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் பல ஊழல்களை செய்து இந்த பகுதியிலே வழக்குகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். डीएमके सरकार गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। डीएमके सरकार में भ्रष्टाचार कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह भ्रष्टाचार पैटर्न बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि जनता इस लूट और करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और डीएमके की सरकार को पूरी तरह से बदल डाले। இங்கே அவர்கள் பல ஊழல்களை செய்து இந்த வழக்குகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த பகுதியில் இருந்து அவர்கள் விரட்டப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இங்கே நாம் வைக்கின்றோம். आज इस क्राउड का मूड देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अब तमिलनाडु से डीएमके जाने वाली है और कांग्रेस का सफाया होने वाला है और तमिलनाडु में एनडीए आने वाली है। உங்களது முகங்களை பார்த்த பிறகு எனக்கு தெரிகின்றது, இந்த திமுக அரசு இங்கு இருந்து விரட்டப்படும், இந்த காங்கிரஸ் அரசு இங்கிருந்து அகற்றப்படும் அந்த ஒரு முகத்தில் இருந்து உங்களுக்கு தெரிகின்றது இந்த அரசு இங்கிருந்து நீக்கப்படும் என்று. और मैं आज आपको यह भी बतला कर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यहां पर जो लीकर माफिया, शराब माफिया, लीकर माफिया, गवर्नमेंट बना दीजिए हम लोगों को, इन लीकर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। இங்கே ஒரு குடிகார மந்திரி இருக்கிறார்கள், லிக்விட் சாராய மந்திரி, அவர்களை இந்த மண்ணோடு மண்ணாக ஆக்கி விடுவோம், அப்படி ஒரு நிகழ்வு வரும். साथियों, राधापुरम का प्राचीन मंदिर वरगुण पांडेश्वर मंदिर जो कभी भव्यता और समृद्धि का प्रतीक था, वह बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा मंदिर था। आज वह जर्जर हालत में खड़ा हुआ है और यहाँ की सरकार उस मंदिर की अनदेखी कर रही है। मंदिर के गहने, चांदी के रथ और बहुमूल्य संपत्ति कहां गई, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। मंदिर की सैकड़ों एकड़ जमीन का क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। यह बड़े ही दुख की बात है। जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी हम ये पता लगाएंगे और जो दोषी होंगे उनको उठाकर जेल के भीतर करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, उन्हें हम पनिश करेंगे। இங்கே உள்ள மந்திரி ஒருவர் பல ஏக்கர் நிலங்களை அவர்களது சொந்தமாக ஆக்கி கொண்டுள்ளார்கள். இந்த நிலங்களை எல்லாம் நாம் வரும்போது, நமது ஆட்சி மலரும் போது இந்த வழக்குகளை எல்லாம் எடுத்து அவர்களுக்கு ஜெயிலில் அனுப்புவோம் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம். அவர்களை ஜெயிலில் அனுப்புவோம் என்று கூறுகிறோம். यही नहीं, तमिलनाडु में सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में भक्तों को पूजा करने का अधिकार छीना जा रहा है। कार्तिकेय दीपम जलाने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को तमिलनाडु की पुलिस ने रोक दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया, जबकि उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने साफ ये निर्देश दिया था कि वहां पर पूजा करने का अधिकार तमिलनाडु की ही जनता नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता को प्राप्त है। திருப்பரங்குன்றம் மலையிலே தீபம் ஏற்றுவதற்கு அங்கே ஒரு அனுமதி கிடைத்த பிறகும் கூட அவர்கள் இங்கே அதை அனுமதிக்கவில்லை. அப்படி நாம் மறுத்ததால் இந்த பகுதியில் இருந்து மக்கள் அங்கே சென்று எந்த தீபத்தை ஏற்ற முடியாமல் இங்கு நாம் தவிக்கின்றோம். அந்த தீபம் ஏற்றுவதற்கு நமது அரசு வந்தவுடன் அனுமதியை பெற்று தருவோம் என்று உறுதியாக கூறுகிறோம். தீபம் ஏற்றுவோம். और हम यहाँ एनडीए की सरकार बनने के बाद, यहाँ एनडीए की सरकार जब आप लोग बना देंगे तो हम यह इंश्योर करेंगे कि कार्तिकेय दीपम जलाने की पवित्र परंपरा को फिर से शुरू करेंगे और यह आपका हक है। और मैं कहना चाहता हूं, यह बीजेपी की आपके लिए गारंटी भी है। இங்கே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்றவுடன் இந்த கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற முடியும். அதை நாம் உடனடியாக அந்த தீபத்தை ஏற்றி நாம் எல்லோருக்கும் அந்த வழிவகை செய்வோம். இந்த பகுதியில் இருந்து கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் ஜனநாயக கூட்டணி அமைந்தவுடன் हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, भावनात्मक लगाव रखते हैं मेरे बहनों भाइयों, और वे तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए जो भी करना होगा वह करने में किसी भी सूरत में पीछे
नहीं रहेंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழ்நாடு மக்களின் மீது மிகவும் அக்கறை கொண்டுள்ளார்கள். அவர்கள் இந்த பகுதியில் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் நாங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருந்து பணிபுரிவோம் என்று இங்கே கூறியுள்ளார்கள். और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिल संस्कृति के पवित्र प्रतीक सेंगोल को डेमोक्रेसी के सबसे बड़े टेंपल संसद भवन में स्थापित करने का काम किया है, लेकिन अपनी आदत से यह मजबूर इंडी गठबंधन ने इस बात का भी विरोध किया था। நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் செங்கோலை நமது செங்கோட்டையிலே வைத்து அழகு பார்த்தார்கள். ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டு திமுக அரசு அவர்களை வைக்கக்கூடாது என்ற ஒரு செய்தியை பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் செங்கோல் அமைத்து தமிழருக்கு பெருமை சேர்த்தார்கள் நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள். तमिलनाडु की माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि आज के 2 दिन पहले पार्लियामेंट में महिलाओं को, वीमेन्स को पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन देने के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अपोजिशन के सारे लोग एकजुट हो गए, 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाई। इसलिए हम अपनी माताओं बहनों को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बतला कर जाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री का यह फर्म कन्विक्शन है, चाहे जैसे भी होगा हम पार्लियामेंट में और असेंबली में अपनी माताओं बहनों को 33% का रिजर्वेशन देकर रहेंगे। நமது பார்லிமெண்டில் பெண் தாய்களுக்கும் பெண்களுக்கும் 33% இடஒதுக்கீடு செய்யுமாறு நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை ஏற்ற முயன்றோம். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் அதை தடுத்து நிறைவேற்றவிடவில்லை. ஆனால் நாம் இன்னும் அந்த தாய்மார்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த 33% இடஒதுக்கீட்டை செய்து தருவோம் என்று உறுதி கூறுகிறோம். இங்கே मेरे बहनों भाइयों, ये डीएमके की सरकार ने तमिलनाडु की फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही खराब कर दिया है, बहुत ही खराब कर दिया है। 2026-27 के बजट के अनुमान के अनुसार आप जानते हैं इस स्टेट के ऊपर कितना लोग है, अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख करोड़ का कर्ज तमिलनाडु के ऊपर है। हर तमिलियन के ऊपर एक बड़ा कर्ज का बोझ लगा हुआ है। இங்கே 26-27 ஆண்டு இந்த நிதி அறிக்கை அவர்கள் சமர்ப்பித்துள்ளார்கள். அந்த நிதி அறிக்கையில் குறைந்தது 11 லட்சம் கோடிகள் கடனாக நமது மக்கள் மீது சுமத்தி இருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் இந்த 11 லட்சம் கோடியை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மக்கள் மீது இந்த சுமையை ஏற்றி இருக்கின்றார்கள். இந்த சுமையை அவ்வளவும் தமிழ்நாடு மக்கள் மீது படித்திருக்கின்றது. स्टेट का, तमिलनाडु स्टेट का लोन बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर जनता के लिए कोई काम यह डीएमके की सरकार नहीं कर रही है। और इस डीएमके सरकार की गलत पॉलिसी और मेल एडमिनिस्ट्रेशन का ही परिणाम है कि सारा का सारा पैसा डीएमके भ्रष्टाचार के तहत उसे निगलने की बराबर कोशिश कर रही है। இந்த திமுக அரசு மக்களுக்கான எந்த ஒரு பணியையும் இங்கு செய்யவில்லை. அவர்கள் செய்வதெல்லாம் அவர்கள் குடும்பத்தின் மீது முழுவதும் அவர்கள் மந்திரி சபை மீதும் அந்த அக்கறையை செலுத்துகின்றார்கள். இந்த மக்கள் மீது எந்த அக்கறையும் செலுத்தாமல் அவர்களது பணியை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फॉल्स एलिगेशन, झूठा आरोप लगाते हैं कि हमने तमिलनाडु को फंड ही नहीं दिया। लेकिन बहनों भाइयों, आप ध्यान से सुन लीजिए, यूपीए और कांग्रेस सरकार के दौरान 13 फाइनेंस कमीशन ने तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए 94,000 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए। அதாவது இப்போது தமிழ்நாடு அரசு எப்போதும் எங்களுக்கு நிதி தரவில்லை என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் முன்னால் இருந்த காங்கிரஸ் அரசு அவர்களுக்கு வெறும் 11,000 கோடி நிதியை மட்டும் கொடுத்தது. ஆனால்
இப்போது மோடி அரசு அமைந்தவுடன் அது 11 லட்சம் கோடியாக நாம் கொடுத்துள்ளோம் இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு. बहनों भाइयों, मैं कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर हूं. आप लोगों को मालूम है ना, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हिंदुस्तान में केवल 2 स्टेट्स में यदि कहीं पर है, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा केवल और केवल तमिलनाडु में है और भारत के और किसी स्टेट में नहीं. நான் ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர், ராணுவ மந்திரி. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் தெரியுமா என்று கேட்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா? அது நான் எல்லா இடத்திலும் பெற்றிருக்கிறேன். தமிழ்நாடு, கேரளாவை தவிர மீது எல்லா இடத்திலையும் நான் எல்லாம் வெற்றி கண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर याद है ना? ஆபரேஷன் சிந்தூர் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? याद रखना मेरे बहना भाइयों. நினைச்சு பாருங்கள், எல்லாரும் நினைத்து பாருங்கள். याद रखना, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन जो हमको कोई छेड़ता है हम छोड़ते भी नहीं हैं. நாங்கள் யாருக்கும் இடைஞ்சல் கொடுப்பதில்லை. ஏதாவது இடைஞ்சல் கொடுத்தால் நாங்கள் அவர்களை உடைத்து விடுவோம் என்று கூறுகிறோம். वेट कीजिए. आपकी मुराद, आपकी इच्छा, आपकी एम्बिशन पूरी होकर रहेगी बहनों भाइयों. मैं आपको एश्योर करके जाना चाहता हूं. வெற்றியே வெற்றி என்று கூறி உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நான் கூறிக்கொள்கிறேன் வெற்றியை. अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स को 6,000 रुपए देती थी पर ईयर. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी देते थे 6,000 हर किसान को. लेकिन आज मैं आपसे बतलाकर जाना चाहता हूं, जिस दिन तमिलनाडु में गवर्नमेंट हम लोगों की बन जाएगी, हम किसान भाइयों के हर परिवार को 6,000 की जगह पर 9,000 रुपया देंगे. நீங்கள் எல்லோரும் இந்த விவசாய மானியமாக 6,000 ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள். இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமைந்தவுடன் அது 8,000 ரூபாயாக 9,000 ரூபாயாக மாறும் என்று இங்கே நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விவசாயிகள் அனைவருக்கும் 9,000 ரூபாய். हम यहाँ पर 9,000. Till today, the farmers of this country are getting 6,000, but we have decided to give him after this election 9,000 rupees per head. और बहनों भाइयों, तमिलनाडु की हर घर की जो महिला है, वुमेन है, डू यू अंडरस्टैंड? हर महिला मुखिया माने सीरियर महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपया देंगे. हर महीने 2,000 रुपया, 2,000 रुपया देंगे. இந்த அரசு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமைந்தவுடன் எல்லோருடைய மகளிர் வீடுகளுக்கும் 2,000 ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படும். எல்லார் வீடுகளுக்கும் இது கிடைக்கும். और इस प्रकार हर फैमिली को 10,000 रुपए की मदद प्राप्त होगी. मेरे बहनों भाइयों, आपका यह पैसा सीधे आपके अकाउंट पे जाएगा. कोई करप्ट, कोई मीडिएटर एक भी पैसा आपका नहीं लेने पाएगा. ऐसा सिस्टम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया. எல்லா குடும்பங்களுக்கும் நாம் வந்தவுடன் 10,000 ரூபாய் நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். இது எந்த ஊழலும் நடக்காது, எந்த இடைத்தரகர்களும் இருக்க மாட்டார்கள். நேராக உங்கள் வங்கி கணக்கில் அது கிடைக்கும். और बहनों भाइयों, हम लोगों ने तय किया है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन, ई स्कूटर खरीदने के लिए सब्सिडी देंगे. அதாவது மகளிருக்கான மின்சார ஸ்கூட்டர் வாங்குவதற்கு மானியம் வழங்கப்படும். और हर साल पोंगल, पुथांडू और दीपावली पर आपको 3 गैस सिलेंडर फ्री आपका दिया जाए. அதாவது தீபாவளி, பொங்கல், புத்தாண்டு 3 சிறப்பு தினங்களுக்கும் 3 இலவசமான கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும். आप ताकि खर्च की चिंता न हो कि हम अपना फेस्टिवल कैसे मनाएंगे,
आप अपना फेस्टिवल बिल्कुल जमकर मना सकें, ठीक ठाक मना सकें, इसीलिए यह मदद करने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने किया। நாங்கள் உங்கள் திருவிழாக்களை சந்தோஷமாக கொண்டாட உங்களுக்கு செலவு அதிகமாக இல்லாமல் இலவசமாக கொடுக்கிறோம் இந்த இலவச கேஸ் சிலிண்டர்களை। मेरे फर्स्ट जनरेशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, इनको 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन भी दिया जाए। நீங்கள் படித்த இளைஞர்களுக்கு, அதாவது நீங்கள் டிகிரி முடிக்க இளைஞர்களுக்கு வட்டி இல்லாத கடனாக 10 லட்சம் ரூபாய் வரை நாங்கள் வழங்குகிறோம்। और साथ ही हम लोगों ने यह भी डिसीजन लिया है कि मोर देन 1 लाख गवर्नमेंट जॉब हम अपने नौजवानों को देंगे, और जो अपने क्लास के स्कूल के टॉपर्स होंगे उनके लिए कोचिंग के लिए माने फ्री कोचिंग मिल सके, इसके लिए कोचिंग सेंटर भी स्थापित करें। நாங்கள் 1 லட்சம் பேருக்கு வேலை வழங்குவோம்। அதில் முதல் மாணவராக வருபவர்களுக்கு அந்த படிப்பை இலவசமாக நாங்கள் வழங்குவோம்। यदि हमारा कोई नौजवान, இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கு? यदि हमारा कोई नौजवान कोई छोटा मोटा उद्योग चलाना चाहते हैं, हमारे यंग इंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे, उनके लिए भी हम लोगों ने फैसला किया है, उनको 50 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन भी दें। நீங்கள் சிறு குறு தொழிலாக செய்வதாக இருந்தால் இளைஞர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் 50 லட்சம் மானியமாக, மானியம் இல்லை, கடனாக நாங்கள் தருகிறோம்। வட்டி இல்லாத கடனாக நாங்கள் தருகிறோம் 50 லட்சம் ரூபாய்। और तमिलनाडु की इंडस्ट्री और विकास का, और तमिलनाडु को इंडस्ट्री और डेवलपमेंट का सेंटर बनाने के लिए हम पूरे राज्य में इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाएंगे। தமிழ்நாடு முன்னுரிவதற்கு இங்கு தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்। ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இது தொழில்நுட்ப மையமாக அமைத்து தருவோம்। हम पूरे तमिलनाडु में वर्ल्ड क्लास फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, ताकि हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और इन्वेस्टमेंट कर सकें, और साथ ही उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी यहाँ के लोगों को मिल सके। அதாவது நாங்கள் உலக அளவில் உள்ள மருத்துவ உபகரணங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே உற்பத்தி செய்வதற்கு நாங்கள் எல்லா வகையிலும் இந்த உதவியை செய்வோம்। और मैं तमिलनाडु की जनता को एश्योर करके जाना चाहता हूं, गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ के जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के डेवलपमेंट और उनके मॉडर्नाइजेशन को हम तेज गति देंगे, तेजी से उन्हें आगे हम बढ़ाएंगे। இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு துறைமுகங்களுக்கும் நாங்கள் முழுவதுமாக முன்னேற்றத்தில் இழுத்துச் செல்வோம்। அந்த போர்ட்டுகள் அனைத்தும் ஒரு முன்னேற்றமான பாதையில் இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்। मैं तमिलनाडु के फिशरमैन से भी यह कहना चाहता हूं, आप डिसअपॉइंट मत होना। फिशरमैन मेरे बहनों भाइयों, आप निराश मत होना। हम सरकार बनने के बाद जिस महीनों में फिशिंग बैन होती है, फिशिंग बैन माने मछली नहीं मारी जाती है, उस दौरान 12,000 रुपए की सहायता राशि भी हम फिशरमैन को देंगे, और 60 वर्ष 60 ईयर से अधिक की एज जिनकी हो गई है, ऐसे सभी फिशरमैन को हर महीने पेंशन भी देंगे। அதாவது இந்த மீன்பிடி மீனவர்களுக்கு நீங்கள் மானியமாக நாங்கள் வழங்குகின்றோம் 10,000 ரூபாய் மீன்பிடி தடைக்காலங்களில்। அதாவது நீங்கள் மீன்பிடி தடைக்காலங்களில் தடை அதிகமாக இருந்தால் கூட அதற்கு ஒரு மானியமாக கூடுதலும் ஒரு 5,000 ரூபாய் நாங்கள் தருவோம்। Do you know the meaning of the DMK? क्या आप DMK का मतलब जानते हैं? D का मतलब दुष्प्रयोगम, यानी पावर का मिसयूज। திமுக ஒரு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா? திமுக என்றால் தீ என்றால் திரபக், அதாவது துஷ்மன் அப்படி என்ற ஒரு தீய சக்தி என்ற ஒரு பொருள் என்று நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன்।
यम का मतलब முறைகேடு यानी करप्शन முறைகேடு என்ற ஒரு ஊழல் யம் என்றால் முறைகேடு என்ற ஊழல் और के का मतलब कुटुंब 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 यानी क्राइम கே என்றால் அவர்களது குடும்பம் திமுக என்றால் குடும்பம் கடைசியில் வருகிற கே என்றால் குடும்பம் मेरे मैडम भाइयों डीएमके और कांग्रेस का जो यह अलायंस है वह अलायंस केवल स्कैम और करप्शन का ही अलायंस है जो केवल कभी सत्ता में आ जाते हैं जहां वहां करप्शन करते हैं और पावर में आने के लिए जो गलत सलत काम किए जा सकते हैं सारे गलत काम करते हैं और डीएमके का जवाब यदि कोई है पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में तो बीजेपी है और कोई अलायंस यदि इसका जवाब है इंडिया अलायंस का कोई जवाब यदि कोई है तो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीए அதாவது அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது பல ஊழல்களை செய்துவிட்டு ஆட்சி வருவதற்காக எவ்வளவு மோசமான ஊழல்களையும் செய்து ஏதாவது செய்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு புத்தியை அவர்கள் கையாளுகிறார்கள் यह मैं क्यों कह रहा हूं एनडीए का मीनिंग जानते हैं एनडीए में यन से नन्मयी और न्यायम यानी लोगों की भलाई என் मतलब என்றால் நன்மை भलाई न्यायम जस्टिस न्यायम डी का मतलब भी डेवलपमेंट यानी वृद्धि डेवलपमेंटल वृद्धि एनडी वृद्धि और ए से अमेठी यानी शांति और वृद्धि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी அமைதி ஏ என்றால் அமைதி இதுதான் एनडीए मुड़ அமைதி जहां जहां पब्लिक मीटिंग को तमिलनाडु में मैंने एड्रेस किया है जहां जहां भी एड्रेस किया है मैं देख रहा हूं इस बार तो ऐसा माहौल तमिलनाडु में बना हुआ है जिसको हम कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते இப்போது தமிழ்நாட்டில் எங்கு சென்றாலும் இந்த மக்களை பார்த்து இந்த தேர்தலை சந்திக்கும் நிலைமை நன்றாக தெரிகிறது நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் आप तमिलनाडु में यदि आप सहमत हो तो हाथ उठाकर क्लैपिंग करिएगा यदि आप सहमत हैं कि तमिलनाडु की जनता आज चेंज चाहती है और डेवलपमेंट चाहती है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि नालाई नमादे यानी आने वाला कल இந்த மக்கள் எல்லோரும் இந்த முன்னேற்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாளை நமதே என்ற கோஷத்தோடு நாம் முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் आने वाला कल कमिंग आने वाला कल हमारा है और हमारा ही नहीं है तमिलनाडु की जनता है जनता का है और यहां के ब्राइट फ्यूचर का है और एनडीए का है நாளை வருவது நமது என்ற கோஷத்தோடு இந்த மக்களுக்காக நாளை நமது என்ற உறுதியை நாங்கள் இங்கே கூறுகிறோம் நாளை நமது वैसे राधा कृष्ण जी आपसे मैं यह कहूंगा मैं यह क्राउड देखकर और जनता का रिस्पांस देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब यहां की पब्लिक ने मन बना लिया है कि राधा कृष्णन जी को जिताकर तमिलनाडु की असेंबली में भेजना बालाकृष्णन நான் உங்களை எல்லோரும் பார்த்துவிட்டு நான் உங்களிடம் கூறுகிறேன் என்னிடம் வைக்கின்ற கோரிக்கை இந்த மக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஓட்டு செலுத்தி இந்த தேர்வு செய்வார்கள் என்று உங்களிடம் நான் உறுதியாக கூறுகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் और जितने लोग खड़े हैं मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं एक बार अपना कैमरा घुमा दीजिएगा मेरे भाइयों यदि आप राधा कृष्ण जी को जिताना चाहते हैं हाथ ऊपर करके रेज योर हैंड एंड क्लैप प्लीज प्लीज बालाकृष्ण वंडरफुल मीडिया टीम on your back side also. Very good. Thank you.
BJP District President Mr. Tamil Selvan is also present. Mr. R. Rajkumar, constituency in charge is also present, and Srinivasan, ADMK organization secretary is also present here, and Michael Rayappan, ex-MLA ADMK is also here, and Paul Durai, constituency in charge ADMK ये भी हैं, as Suhasini constituency constituency of Sarur, she is also present here. तब चलें, now I should go. I should go. Sindhu. After the victory of your candidate, again I will come here to welcome all the public of this constitution. Okay? Thank you very much. Boliye, Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Good. मिलेंगे फिर से.